तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर संदीप पांडे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा फ़ैसला जो एक छोटा फ़ैसला नहीं, इस देश में लोग पुरस्कार खरीदते हैं, कोई फ़िल्मी पुरस्कार खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई इस बात के लिए पैसे देता है कि किसी बड़े आदमी के साथ पुरस्कार लेते हुए फ़ोटो आ जाएगी तो वो अपने दफ्तर में लटका देगा। ऐसे में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लौटा देना छोटी बात नहीं है। पांडे साहब, इतना बड़ा फ़ैसला क्यों लिया आपने? मैं एक आम आदमी के नज़रिए से अगर पूछना चाहूँ कि पुरस्कार कोई इतना बड़ा लौटाने का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया आपने? आप तो दुनिया का आपका रिकॉर्ड था, दुनिया के सबसे कम उम्र में आपको ये पुरस्कार मिला था। जी। गिरिजेश भाई, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। असल में थोड़ा विवाद तो पुरस्कार मिलते समय ही हो गया था। जी, जब मैंने 31 अगस्त 2002 को पुरस्कार प्राप्त किया फिलीपींस के राष्ट्रपति महोदया के हाथ से। जी, तो उसी समय फिलीपींस मनीला की एक विश्वविद्यालय में एक शांति सम्मेलन भी चल रहा था, जिसमें भी मैं आमंत्रित था। जी, बल्कि इस शांति सम्मेलन का निमंत्रण मैक्सेसे से पहले मिल चुका था मुझे, जी, जी, मतलब मैक्सेसे के निमंत्रण से पहले। जी, और सम्मेलन का आखिरी दिन था जिस दिन पुरस्कार मिल रहा था। मैं सम्मेलन में नहीं था क्योंकि मैं पुरस्कार समारोह में था। जी, मेरी पत्नी और हमारे 3 सहयोगी जो यहाँ से गए थे उत्तर प्रदेश से। तो 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, जी, लेकिन उसका अंदाजा लोगों को लग गया था कि अमेरिका इराक पे हमला करने वाला है। जी, इसलिए दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे थे और मनीला में भी ये बड़ा प्रदर्शन हुआ जी, अमेरिकी दूतावास पे। तो जब मैं वहां जाने लगा तो मैक्सेसे फाउंडेशन की अध्यक्षा ने मुझे फोन करके कहा कि आप उसमें ना जाएं, क्योंकि इससे हमारी हमारी बदनामी होगी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आपने जिन 4 वजहों से मुझे ये पुरस्कार दिया है, उसमें आपने खुद ही लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में अ, जी, विश्व शांति यात्रा, वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए पोखरण से सारनाथ की 1500 किलोमीटर की वो लंबी यात्रा थी, 88 दिनों में हम लोगों ने पूरी की थी पैदल। तो आपने खुद ही लिखा है कि मैंने वो पदयात्रा की और आपको युद्ध और हथियारों के खिलाफ मेरी भूमिका मालूम है। तो ये तो स्वाभाविक है कि मैं अमेरिकी दूतावास पे जाऊंगा, क्योंकि अमेरिका युद्ध के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो 10 मिनट तक तो वो मुझे समझाती रही, फिर बाद में उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप वहां ना जाएं, आप वहां नहीं जा सकते। तो मैंने फिर कहा कि देखिए, अब तो आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं अपनी स्वतंत्रता और आपके पुरस्कार के बीच में चुनूं। उन्होंने कहा, आप जो भी निर्णय लें, मेरी सहायिका जो आपके साथ है उसको आप बता दीजिएगा। मैं प्रदर्शन में शामिल हुआ और अगले दिन मनीला के एक अखबार ने एक संपादकीय छाप, शीर्षक था $50,000 का एक्टिविस्ट। और उसमें मेरे बारे में ये बातें लिखी थी कि ये सज्जन अमेरिका पढ़ने गए, इन्होंने वहाँ एक संस्था बनाई, इनके मित्र अभी भी इनको अमेरिका से मदद करते हैं और दिखावे के लिए ये अमेरिका का विरोध करते हैं। और उसका जो बॉक्स आइटम था वो ये था कि इफ पांडे इज द प्रिंसिपल्ड मैन दैट ही वुड लाइक अस टू बिलीव, then he should return the Magsaysay award to US embassy before he goes back to India. तो अब यूएस एम्बेसी को क्यों मैं पुरस्कार लौटाता? पुरस्कार तो मैक्सेसे फाउंडेशन से मिला था, लेकिन मेरे लिए निर्णय लेना आसान हो गया, क्योंकि मेरे अमेरिकी दूतावास पे प्रदर्शन से आपत्ति थी। तो मैंने अमेरिका का जो पैसा था जो इस पुरस्कार के साथ मिलता है फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से, जी, मेरी श्रेणी का पैसा फोर्ड फाउंडेशन से आता है और जो बाकी श्रेणियां हैं वो रॉकेफेलर फाउंडेशन उनको प्रायोजित करता है, और पूरा मैक्सेसे फाउंडेशन रॉकेफेलर फाउंडेशन के पैसे से प्रायोजित है। तो मैंने एक चिट्ठी हवाई अड्डे से 2 सितंबर को मनीला छोड़ने के पहले उनकी अध्यक्षा को लिखी और कहा कि पैसा तो मैं लौटा रहा हूं क्योंकि मुझे चुनौती दी गई है, और पुरस्कार मैं फिलहाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति मैक्सेसे आपके बहुत सम्मानित राष्ट्रपति हैं, और ये मेरे देश में ऐसे लोगों को मिला है जो मेरे लिए आदर्श हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाबा आमटे।
इसलिए फिलहाल मैं पुरस्कार रख रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपको ये लगे कि मैं आपकी ज्यादा बदनामी कर रहा हूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपका पुरस्कार भी वापस कर दूंगा। जी क्योंकि मुझे मालूम था कि हिंदुस्तान में लौट के मुझे कोका कोला के खिलाफ आंदोलन में जी शामिल होना था। 2003 में, 2003 2004 में हम लोग दो बार जेल गए बनारस में। जी और मैं ये नहीं चाहता था कि हमेशा मेरे पास फोन आए और वो मुझे कहे कि अब आप कोका कोला के विरोध में मत जाइए और इस तरह की जी चीजें। जी तो इसलिए मैंने ये ठीक समझा कि अपने आप को उनके दबाव से मुक्त कर लूं। जी जी अब अब फिलिस्तीन पे जो जो हमला हो रहा है इजराइल का, इसमें मुझे लगता है कि अमेरिका जिस बेशर्मी से इजराइल का साथ दे रहा है, मतलब जी इजराइल एक मुल्क है, उसके पास एक सेना है, उसके पास आधुनिकतम हथियार है, सालाना अमेरिका उसको मिलिट्री बजट देता है, जी सहायता करता है, और अभी 4 दिन पहले उसने फिर से हथियार बेचे हैं। जी तो 3 महीनों के हमले के बाद, जबकि अ, उत्तर गाजा से लोग खाली करके दक्षिण गाजा में आ गए, दक्षिण गाजा में भी इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी, अस्पताल में शरणार्थी शिविर पे बमबारी की। मतलब ये तो युद्ध अपराध है। जी और सिर्फ अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके महासचिव चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, लेकिन उन्होंने वो, खुलकर बयान दिया, बहुत सख्त बयान दिए। जी जी, उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया है सामान्य सभा में, लेकिन चूंकि सुरक्षा परिषद में अमेरिका के पास एक वीटो शक्ति है, इसलिए अमेरिका वहां इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई होने नहीं दे रहा है। जी और ये जो निर्लज्जता दिखा रहा है अमेरिका, इसकी मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी जो बिडेन से। मतलब अगर डोनाल्ड नहीं, ट्रंप जो होते तो, बाइडन ने तो बहुत कुछ ऐसे काम भी किए हैं, जैसे कि अस्पताल के नीचे टनल हैं, ये जानकारी जो बाइडन दे रहे हैं। जी जी जी, नहीं वो बिल्कुल। तो नेतन्याहू से भी ज़्यादा एग्रेसिवली इस पे बयानबाजी कर रहे थे। और जब जी संयुक्त राष्ट्र में बयान आता तो कहते थे अभी हमको बातचीत का एक मौका चाहिए, इसलिए हाँ, अभी हम नहीं कुछ करेंगे। जी जी। तो ये जो जो अमेरिका की भूमिका है, इससे मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम मैं से पुरस्कार वापस कर दूं, और मेरे पास जो अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों की जो डिग्रियां हैं, जी उसे भी मैं वापस कर कौन दूं। कौन सी डिग्रियां थी जो आपने वापस की? मैंने सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क राज्य में, जी वहाँ से मुझे मास्टर ऑफ साइंस की 2 डिग्रियां मिली थी, एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। जी और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से पीएचडी की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जी तो ये दोनों विश्वविद्यालयों की डिग्रियां मैंने वापस करने का निर्णय लिया है, जी क्योंकि मुझे लगता है कि एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि भाई ये जो अमेरिका कर रहा है ये बहुत गलत है। और अगर इसी तरह से आवाज उठे, तो हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर कोई दबाव बने, जिससे कि वो इजराइल को मजबूर करे कि ये युद्ध रुके। आपने आपने जो किस्सा बताया पूरा आपका जो वाला मामला है, इस मामले में मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, जी जी और वो चीज़ ये है कि अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है उसके लिए विश्व शांति की दो परिभाषाएं हैं। जी जी अगर भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है और उसके जी खिलाफ आप शांति मार्च निकाल रहे हैं, जी तो जी। वो उसे स्वीकार्य है। हम्म, और 22,000 लोगों को मार चुका है, जिसमें बच्चे हैं, बीमार हैं, बेकसूर लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनको खदेड़ के उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में ले जाया गया ताकि हम्म, थोक में मारा जा सके। जी जी आसमान से सामूहिक विनाश के हथियार, फास्फोरस बम, इस तरह की चीज़ें गिरा के कत्लेआम मचाया जा रहा है। ये तो ऐसा अपराध है नेतन्याहू का जिसको खुद इजराइल के लोग भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। अभी वहाँ पे एक सर्वे हुआ है, सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि नेतन्याहू को अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। करप्शन के आधे बहुत सारे उनके ऊपर आरोप है, लेकिन ये जी व्यक्तिगत है, नेतन्याहू के ऊपर हो जाएगा। लेकिन इसराइल की जो नीतियाँ हैं उसमें ये दो मुंहापन अमेरिका का साफ दिखाई देता है कि भारत अगर परमाणु परीक्षण करता है तो आप कहते हो कि भाई आपने उसका विरोध किया तो अच्छा किया, और हम कत्लेआम मचाए हुए हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं तो जी आप कह रहे हो कि आपने बुरा किया। जी जी। और नहीं, एक आपकी चीज़ और बात, मुझे पता चलती है कि इस तरह के जो बड़े पुरस्कार होते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर दबाव है। वो चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो आप करें। तो क्या एक जो धारणा है भारत में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को लेके
कि ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो कुछ खास तरह की दिशा में आगे एजेंडा को बढ़ाएं, देने का ग्राउंड कुछ भी हो लेकिन वो आगे वो काम करें जो वो लोग चाहते हैं। नहीं, क्या आपकी आपने ये महसूस आपकी किया? बात कुछ हद तक सही है। और एक बात मैं बताना भूल गया, उस टेलीफोनिक वार्ता में जब वो मुझसे कह रही थी कि अ, आप वहां न जाएं अमेरिकी दूतावास पे, जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपको तो मालूम है कि मैंने भारत के परमाणु परीक्षण के खिलाफ, परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए, दुनिया भर में परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए पोखरण से सारनाथ की पदयात्रा निकाली है, जिसका जिक्र आपके साइटेशन में है। जी। तो उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने देश में अपनी सरकार के खिलाफ जो करना है करें, लेकिन आप यहाँ मनीला में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन न करें। तो तो मुझे ये बात याद आई जो आप कह रहे हैं कि बड़े पुरस्कार देके किस तरह से लोगों को खरीदा जाता है। और मुझे लगा ये तो बहुत ही खतरनाक बात है कि वो कह रही हैं कि मैं भारत के खिलाफ प्रदर्शन करूं और अमेरिका के खिलाफ ना करूं। अभी और यहाँ पे भारत में मैं कई बार ऐसा होता है कि आपकी धारणा होती है, मेरी भी धारणा थी कि ये जो सारे रॉकेफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन के जी जी ज़रिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं और ज़्यादातर लोग बाद में देखा गया वो अमेरिका परस्त, अमेरिकन इंपीरियलिज्म के समर्थक ही होते हैं। लेकिन बीच में कुछ लोगों को मिला, हर एक के एक पत्रकार को मिला, नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो मेरी धारणा थोड़ी बदली कि भाई चलो ये आदमी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ काम करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए काम करता है, हो सकता है ये पुरस्कार ऐसे ना हो। लेकिन जब आपसे बात हो रही है तो समझ में आता है कि ये दुनिया में एक तंत्र है, पूरा का पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज किया जा रहा है। दुनिया की कुछ ताकतें पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं और उसमें जो बौद्धिक बदलाव लाने की बातें हैं, लोगों के दिमागों को फेरने की बातें हैं, उनके दिमाग बदलने की बातें, उसमें उस देश के बुद्धिजीवियों को छांट कर और उनके ज़रिए अपने एजेंडा पे दिमाग को ले जाना, ये जी। कोशिश शायद इन पुरस्कारों के ज़रिए हो रही है। नहीं, आपकी बात सही है, मोटा मोटा मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, मैक्सेसे, मुझे वहां जाके पता लगा कि वो कम्युनिस्ट विरोधी थे। वहां उनका एक वक्तव्य लगा हुआ है, जी। जो मैक्सेसे फाउंडेशन का ऑफिस है उसके बाहर। जी। और पहले ही दिन वहां पत्रकार वार्ता थी, जी। जिसमें एक एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार ने ये पूछा। बात 2002 की है, 2001 में अमेरिका पे हमला हुआ था। तो उसने पूछा, और जिसके बाद जॉर्ज बुश ने यह कहा था कि अब हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कह दिया कि हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ हैं। तो एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के बारे में क्या राय है। जी। तो जब मेरा नंबर आया बोलने का, क्योंकि 5-6 पुरस्कार प्राप्त किए हुए लोग आए थे वहां पे, जी। हर एक साल 5-6 लोगों को मिलता है, तो जी। मैंने कहा कि भाई अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। ये मनमाने ढंग से जब कभी चाहता है इराक पे, कभी अफगानिस्तान पे जाके हमले कर देता है। जी। इतने लाखों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और मैंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना अगर कोई थी, तो वो थी हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराना। जी। उसके उसके बाद से आज तक किसी भी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया है, जी। और आज तक अमेरिका ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। जी। तो मेरे बाद एक बौद्ध भिक्षु थे दक्षिण कोरिया के, उन्होंने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया कि यदि अमेरिका ने जितना पैसा अफगानिस्तान पे बमबारी और हथियार और सेना पे खर्च किया है, उतना अगर वो सहायता में दे देता तो अफगानिस्तान के लोगों का कितना भला हो जाता। तो अगले दिन वहां अखबार में हेडलाइन ये निकली कि 2 मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की नीति के खिलाफ है। और बाद में मुझे मैग्सेसे फाउंडेशन की अध्यक्षा ने कहा कि भाई आप थोड़ा बच के बयान दीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो इससे। और तब मुझे ये बताया गया कि ये पूरा फाउंडेशन जो है वो रॉकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से चल रहा है। उसका बहुत बड़ा ऑफिस है जो एक 5 सितारा होटल के बगल में है, और वो भी किसी होटल से कम नहीं दिखता है। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जैसे मेरे बारे में ही उन्होंने गलती की, अब तो उनको लग ही रहा होगा कि मेरा मुझे
इस पुरस्कार के लिए चुनना उनकी एक गलती थी। जी जी इसी तरह से पी साईनाथ को भी जब ये पुरस्कार मिला, क्योंकि जी वो निश्चित रूप से वामपंथी रुझान के हैं, जी और अगर मैक्सेसे कम्युनिस्ट विरोधी थे तो ये पुरस्कार उनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिला। जी और रवीश कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जी मुझे लगता है कि कभी कभी उन्होंने गलती की है, लेकिन मोटे तौर पे आपकी बात सही है कि ये पुरस्कार ऐसे लोगों को ही दिया जाता है जो मतलब बहुत ज्यादा किसी सरकार के लिए खतरा ना बने। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मेधा पाटकर को भी ये मिला है, तो मेधा पाटकर को ये पुरस्कार नहीं मिला है। और मुझे लगता है मेधा पाटकर को उसी वजह से नहीं मिला है जिस वजह से गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। जी तो ये वो शख्सियत है जो सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करती है, उनके लिए खतरा है, और ऐसे लोगों को तो वो बिल्कुल ये पुरस्कार नहीं देना चाहते। इसमें एक चीज़ और भी है। मैं अगर आपने अच्छा यह जिक्र छेड़ा, मैं नोबेल पुरस्कार पे जाऊं कि नहीं जाऊं, ये मेरे मन में एक दुविधा थी। आप सोवियत संघ का जो आप पतन कहें, विघटन कहें, जब तक नहीं हुआ था तब तक भारत के लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलते थे। जी जब जी भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया, उसने उसके कैपिटलिस्ट एजेंडा को अपना लिया, ग्लोबलाइजेशन के तथाकथित रास्ते पर चल पड़ा, WTO साइन कर लिया, तो भारत के लोगों को खूब सारे पुरस्कार मिलने लग गए। बल्कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, पता नहीं क्या क्या मिलने लगा। जी जो जी अभी तक जिस भारत को जैसे अछूत करके रखा हुआ था कि ये रूस का दोस्त है, और वो आप ये पैटर्न देखिए तो कभी कभी लगता है कि ये पूरा पश्चिमी दुनिया का जो साम्राज्यवादी मॉडल है उसका ये एक हथियार है, पुरस्कार भी। जी जी नहीं, आपकी बात ये सही है। और कुल मिला के ये अमेरिका का एजेंडा है। अ, लेकिन एक बात मैं अमेरिका के बारे में ज़रूर कहूँगा, जो मैंने अपने वक्तव्य में भी कही है, कि मेरे साथ एक घटना ये हुई कि 2005 में मैं वहाँ गया। जी 2003-2004 में जैसा मैंने आपको बताया कि बनारस में कोका कोला के खिलाफ प्रदर्शन में 2 बार जेल जाने का मौका मिला। जी तो अमेरिका इतना लोकतांत्रिक है अभी कि अपनी आलोचना सुनने को तैयार है, और जी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमेरिका में मिलती है। तो जी मुझे 2005 में करीब 25 जगहों पे अमेरिका और कनाडा में बुलाया गया था, जी भारत में कोका कोला के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए। जी और ये आमतौर पे हम लोग जाते हैं तो भारतीय लोगों के समूह में ही रह जाते हैं, जी लेकिन इस साल मुझे जो वहाँ की मुख्य धारा के श्वेत छात्र थे, जी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर में वहाँ की स्टूडेंट यूनियन ने मेरा वक्तव्य वहाँ पे करवाया, जो जिसमें सारे श्वेत छात्र ही पदाधिकारी थे। और कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में जिस दिन मैं पहुंचा बोलने के लिए, तो वहां उस दिन वोट पड़ रहा था कि परिसर से कोका कोला और पेप्सी को बहिष्कृत किया जाए कि नहीं। जी तो मैं जब इस यात्रा के लिए सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पे पहुंचा, तो पता लगा कि फ्रेंड्स ऑफ द वीएचपी, मतलब जो विश्व हिंदू परिषद का वहां पे संगठन है, जी उसने मेरे खिलाफ एक शिकायत की हुई थी कि भारत से एक आतंकवादी और नक्सलवादी आ रहा है। अब मैं हवाई जहाज से उतरता इसके पहले ही दरवाजे पे 2 सुरक्षा कर्मियों ने मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हिरासत में ले लिया। जी और मेरी 2 घंटे पूछताछ हुई। 1 घंटे तो पूछताछ हुई सार्वजनिक रूप से, और फिर मुझे एक कमरे में ले गए अकेले। जी और तब मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले एक शिया नेता को शिकागो से वापस किया गया था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कहीं बोला था किसी भाषण में। जी और जॉर्ज फर्नांडिस को भारत के रक्षा मंत्री होते हुए उनके कपड़े उतरवा के उनकी जांच की गई थी। जी वो किस्सा काफ़ी चर्चित हुआ था। जी। काफ़ी चर्चित हुआ था वो किस्सा। और जी जी जी, और मुझे भी लगा कि अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो मानसिक रूप से तो मैं तैयार था कि मैं अब भारत वापस लौट जाऊंगा। और मुझे लगा कि अगर इस तरह की कोई हरकत मेरे साथ करेंगे वो बदतमीजी, जी तो उस अधिकारी, उस कमरे में सिर्फ मैं था और वो अधिकारी था होमलैंड सिक्योरिटी का। और मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं अपने साथ अपनी एक प्रेस कटिंग की फाइल भी ले गया था, जिसमें सबसे ऊपर वो कटिंग लगी थी जो बयान मैंने मनीला में दिया था जी कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश। जी तो उस अधिकारी ने मुझसे पूछा कि आपने ये बयान क्यों दिया। जी तो मेरी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मुझे मेरे साथ ये क्या करेंगे।
लेकिन मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने ये कहा कि देखिए, मैं अपने देश के परमाणु हथियारों का विरोध कर चुका हूं और अमेरिका इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है युद्ध और हथियारों का, और ये मेरा अधिकार है कि मैं अमेरिका का भी विरोध कर सकूं। तो मेरा सुखद आश्चर्य मुझे ये मिला कि उस अधिकारी ने कहा, वेल यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रेट। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है, मैं तो और किसी दुनिया के मुल्क की कल्पना नहीं कर सकता कि जहां आप उस देश की इतनी कड़ी आलोचना करें और उसके बाद भी वो मुल्क अगर उसको ये समझ में आ गया कि आप उसके लिए खतरा नहीं है जी, तो उसने 2 घंटे की गहन पूछताछ के बाद उस दौरे में 25 जगहों पे मैं गया हूँगा और 20 जगह हवाई अड्डे पे मेरी गहन जांच हुई और मेरे बोर्डिंग कार्ड पे कई सारे एस लिख दिए जाते थे और जितने ज्यादा एस लिखे जाते थे उतनी ही कड़ाई से जांच होती थी। एक बार मुझे एक क्यूबिकल में ले गए, 4-5 जगह से धुआं निकला। पहली बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की ये क्या है। जी। दूसरी बार मैंने हिम्मत करके पूछा तो उन्होंने बोला आपके शरीर पे हम विस्फोटक की जांच कर रहे हैं कि कहीं आप कुछ विस्फोटक पदार्थ लेके तो नहीं चल रहे। और एक अश्वेत सुरक्षाकर्मी महिला ने पूछा कि क्या आप मुस्लिम हैं। अब इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं तो नास्तिक हूँ, तो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन उसका कहने का मतलब कि फिर आप वो जो स्टीरियोटाइप है कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, आप उसको मजबूत कर रहे हैं। तो मैंने फिर बस उसको ये कह दिया कि मैं भारत से हूँ। तो इस पूरी गहन जांच के बाद कनाडा में गया, कनाडा से लौटा तो फिर आधे घंटे की पूछताछ हुई उत्तर अमेरिका के किसी हवाई अड्डे पे, और मुझे लगा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई कि मेरा नाम किसी काली सूची में आ गया है और अब हमेशा मेरी इसी तरह से जांच होगी। लेकिन दूसरा सुखद आश्चर्य ये रहा कि 2006 में मैं जब दोबारा गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इंडिया डे के कार्यक्रम में शामिल होने, तो फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं बड़ी आसानी से अंदर प्रवेश कर गया। तो मुझे ये समझ में आया कि एक बार उन्होंने मेरी जांच कर ली और जब ये पाया कि मैं उनके लिए खतरा नहीं हूं तो उन्होंने मेरा नाम उस काली सूची से हटा भी दिया। अब इसकी तुलना आप भारत से करें, यहाँ कितने सारे हमारे बुद्धिजीवी मित्र अभी यूएपीए में कितने सालों से जेल में हैं और सबको मालूम है कि वो निर्दोष हैं। मतलब आप बताइए कि ये जो सारे लोग जेल में हैं यूएपीए में, जिसमें फादर स्टैन स्वामी की तो मृत्यु हो गई और आनंद तेल तुमडे, गौतम नौलखा, सुधा भारद्वाज, महेश राउत, वर्नॉन गोजाल्वेस, ये जितने लोग हैं ये सबको मालूम है कि ये इसमें से कोई भी किसी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है सरकार के खिलाफ पास, फिर भी इनको इतने लंबे समय तक जेलों में रखा है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम अमेरिका में ये है कि वहां पे उच्च मानवाधिकार आदर्शों का पालन होता है, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका के अंदर अगर आप अमेरिका के बाहर हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है। अफगानिस्तान में अब्दुल गनी की चुनी हुई सरकार थी। जी जी जी। ट्रंप ने दोहा में तालिबान के साथ एक समझौता किया। बिल्कुल। उस समझौते में अमेरिका का वादा है तालिबान को कि हम आपको संयुक्त राष्ट्र मान्यता दिलाएंगे। जी जी जी। हम आपको जो आपके पैसे फ्रीज हैं वो दिलाएंगे। जी जी। आर्थिक मदद करेंगे। बिल्कुल। और वो अब्दुल गनी जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी था, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। ये अमेरिका का स्टैंडर्ड सब जगह है, सब जगह। आप अभी आपके सामने ताज़ा वाला मामला है गाजा वाला, किस तरह से वहाँ पे, और वो कुछ बयान कुछ और दे रहा है, एक्ट कुछ और कर रहा है। 2 बार बगैर वहाँ पे जो वहाँ का संसद है उसकी अनुमति के बगैर बाइडेन पैसे दे चुके हैं लड़ने के लिए नेतान्याहू को। तो ये एक समस्या, और अमेरिका दुनिया के लिए वाकई ऐसे करके एक समस्या बन चुका है। नहीं, कब कहाँ किसके साथ क्या कर दे। यहाँ पे ये भी जोड़ लीजिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान में कोई चुनाव नहीं लड़ा और अफगानिस्तान का आकार फिलिस्तीन से 100 गुना है। फिलिस्तीन का क्षेत्रफल है 6000 वर्ग किलोमीटर और अफगानिस्तान का है 6 लाख वर्ग किलोमीटर। हमास ने वहां चुनाव जीता है 2006 में
और कायदे से तो हमास की पूरे फिलिस्तीन में सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने वेस्ट बैंक में उनकी सरकार नहीं बनने दी और वहां पे महमूद अब्बास को खड़ा किया। और वो तो यहाँ पे गृह युद्ध में हमास ने जीत के अपनी सरकार बनाई चुनाव में जीतने के बाद, और उसको अमेरिका कहता है आतंकवादी संगठन। और तालिबान से, जैसा आप कह रहे हैं, जिस तरह के वायदे उन्होंने किए हैं, तालिबान के साथ उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा इतिहास देख लें, जब वो मुजाहिदीन होते थे तो स्टिंगर मिसाइल अमेरिका ने उस समय दी, जी कंधे जी पे रख के चलाइए आप। जी अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे मुलाकात करता है, जॉर्ज बुश उससे मुलाकात करते थे, जी इनके जो यहाँ से जाते थे प्रतिनिधि जो है, जो जिनको हम भारत में हमेशा आतंकवादी मानते कहते रहे और आतंकवादी के तौर पे देखते रहे, उन लोगों से अमेरिका का राष्ट्रपति मुलाकात करता था उनके जी साथ जी में। तो ये है। और बल्कि एक और स्टोरी है जिसको यूरेनियम बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका ने खोदा है वहाँ से, अफगानिस्तान से। इस पर अच्छा। मैं बहुत सारे इस तरह के विषयों पे वीडियो बनाता रहता हूँ, गाज़ा वाले मामले पे भी कई वीडियो बनाए। तो ये जो स्थिति है, ये साफ दिखता है इसमें कि एक अमेरिका एक दुनिया पे कब्जा बनाए रखता है, और उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी ये लगता है कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए कभी एक दक्षिणपंथी सरकार है, लेकिन उस सरकार के प्रति भी रवैया आप देखेंगे तो अब जो लग रहा है अभी कि ये सरकार, चूंकि अमेरिका का जो अपना एक दबदबा है और वो जो दिशा चाहता है, जिस दिशा में वो भारत को चलाना चाहता है और जो भारत में वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है, हूबहू उसको लागू नहीं कर रही है सरकार। जी जी और इसलिए मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं उनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये तो साफ है, जिस तरह से ये निज्जर की हत्या का मामला और गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला, जो साजिश अमेरिका बता रहा है कि भारत ने रची उसको मारने की, जिस तरह से मामले उठाए गए हैं, उससे बहुत साफ है कि अमेरिका भारत से खुश नहीं है। बहुत सारी खराबियों के बावजूद, जैसे कि ये जी पूरी आइडियोलॉजी की जो खराबियां आरएसएस की, जैसे आप ही जी के खिलाफ जाके वहाँ पे कंप्लेंट जी कर दी कि आप जो है वो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, जी उसके जी बावजूद जो जी विदेश नीति है इस सरकार की, हम्म वो कहीं ना कहीं एक ऐसी विदेश नीति है जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म को थोड़ा थोड़ा ही सही चुनौती देती दिखती है, हम्म और वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब जी वो दुविधा ये है कि आज हम किसके साथ खड़े हों। आज देश सांप्रदायिकता के एक ज़बरदस्त दहाने पे खड़ा हुआ है, माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही है, सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि ये ईडी है, ईडी रेड कर रही है, लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। थोड़ा पीछे जाते हैं कि इस ईडी का हथियार जो पूरे लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को छीन के आम आदमी के जो अधिकार होते हैं किसी भी एक सभ्य देश में, उनको ओवर पावर करते हुए जो कानूनी ताकतें ईडी को दी गई, एफआईआर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी आदमी को पकड़ लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। ये चिदम्बरम साहब ने थी, कांग्रेस ने थी। तो समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि इस वक्त जो दोनों ताकतें हैं, दोनों कहीं ना कहीं अमेरिका की पिट्ठू भी हैं और कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल स्टैंड भी लेती हैं। भारत का एक स्टांस दिखाई देता है कि न्यूट्रल। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम करें तो क्या करें, भारत का जो बुद्धिजीवी है वो क्या करे, बहुत बड़ी दुविधा है। जी जी आप क्या महसूस करते हैं इस पर? नहीं, आपकी बात सही है कि खास करके जब से भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां अपनाई हैं, तब तक तो मुझे लगता है कि भारत एक तटस्थ भूमिका लेता था दुनिया की राजनीति में। एक जमाने में तो हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के नेता ही थे और एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें हमारी। लेकिन धीरे धीरे जब से ये आर्थिक नीतियां लागू हुई और हमने अपना बाजार खोला, आप देखिए उसी समय से भारत अमेरिका के नजदीक भी जाना शुरू हो गया और भारत ने इजराइल के साथ भी अपने संबंध सामान्य कर लिए। नहीं तो मुझे बचपन में याद है कि भारत के पासपोर्ट पे लिखा रहता था कि पूरी दुनिया में वैध है सिवाय इजराइल और दक्षिण अफ्रीका के।
तो दक्षिण अफ्रीका में तो रंगभेद की नीति खत्म हो गई, जी लेकिन इजराइल ने जो रवैया अपना रखा था फिलिस्तीनियों के खिलाफ शुरू से, वो आज भी वैसा है और फिलिस्तीनियों पे उनके हमले आज भी जारी हैं। लेकिन भारत आज इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ये पिगैसस जो सॉफ्टवेयर है ये वहीं से आया था, जी और ये भी वो तो होना ही था। मतलब अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक देश के नजदीक जाते तो दूसरे के नजदीक स्वाभाविक रूप से जाते ही। लेकिन तो अगर आप देखें तो हमारी और फिलिस्तीन की हाँ दोनों की स्थिति कहीं ना कहीं एक जैसी है। जी जी। जब इजराइल बनाया गया, हम्म जब जब तो जब फिलिस्तीन को तीन तरफ से घेर दिया इजराइल से, हम्म भारत को आज़ाद किया तो दो तरफ से पाकिस्तान से घेर दिया और तीसरी तरफ से कश्मीर को इस तरह बना दिया कि पाकिस्तान को उसमें कब्जा कर ही लेना था, उसने शुरू भी कर दिया था। और फिर हम तीन तरफ से घिर जाते हैं। तो जी हम देखा जाए तो हम और फिलिस्तीन एक तरह के हैं। हमारी लीडरशिप दमदार थी, उसने पाकिस्तान के भी दो टुकड़े कर दिए, कश्मीर में भी स्थिति को काबू में कर लिया, तो आज हम फल फूल रहे हैं। उनकी लीडरशिप कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट और दूसरी चीज़ों के चक्कर में, फंडामेंटलिज्म के चक्कर में वो, और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस वगैरह के कारण आज वो फिलिस्तीन सिकुड़ता चला गया और वहाँ पे पूरा इजराइल हो गया। जी जी। तो हमारे साथ भी उन्होंने करीब करीब वही किया था। तो अब ये एक चीज़ और भी है जो अब आने वाले समय के लिए अगर हम सोचें तो आपको क्या लगता है, अब क्या भूमिका होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो इंसानों के लिए एक बेहतर दुनिया देखना चाहते हैं? जी आम लोगों के लिए, सरकारों के अलावा, पूंजीपतियों के अलावा, जो कॉरपोरेट्स हैं उनके अलावा, आम आदमी के लिए बेहतर ज़िंदगी देखना चाहते हैं। क्योंकि एजुकेशन पे आपने काम किया है, एजुकेशन को भी धीरे धीरे करके अमीरों के लिए कर दिया गया है। जी डॉक्टर, इंजीनियर उन्हीं के बेटे बनेंगे, सबको जी शिक्षा, सबको काम, ये सब एजेंडे गायब हो गए। जी। जो आपने पहले बात भारत पाकिस्तान और फिलिस्तीन इजराइल की कही, तो जी उसमें ये समानता तो जरूर है कि 1947 में ही दोनों घटनाएं हुई, जी भारत का विभाजन और फिलिस्तीन में जाके इजराइल का निर्माण। जी अ, तो और ये दोनों ही इन दोनों के लिए ही इंग्लैंड ही जिम्मेदार है। जी और ये इंग्लैंड की, मैं मानता हूं कि दो बड़ी भारी गलतियां थी। भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, और इजराइल बनना था तो उसको वहां नहीं बनाना चाहिए था। इजराइल के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव थे युगांडा में, अर्जेंटीना में, जहां खाली जमीन पड़ी हुई थी, वहां बन सकता था। लेकिन ये जो दो बड़ी भारी गलतियां की इंग्लैंड ने, उसका खामियाजा आज तक भारत, पाकिस्तान, इजराइल और फिलिस्तीन के लोग भुगत रहे हैं। वो शायद उलझा के रखना चाहते थे कहीं ना हाँ कहीं, ताकि हाँ। उनकी उनकी भूमिका के लिए गुंजाइश बनी रहे। जी कभी जी। अगर वापसी का मूड बने हाँ हाँ। तो जी। वापस जा सके। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत एक सशक्त मुल्क के रूप में उभरे या फिलिस्तीनी चैन से रह सके। ये और आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और जब हमारा मन करेगा हम वापस चले जाएंगे कि तुम लोग हाँ बहुत लड़ाई हाँ झगड़ा करते हो, हमें ही चलानी पड़ेगी जी। तुम्हारी सरकार। और कहीं ना कहीं एक अपराध बोध था यहूदियों के प्रति, क्योंकि यहूदियों को जब मारा जा रहा था जर्मनी में, तब बाकी जो श्वेत देश थे उन्होंने उस तरह से भूमिका नहीं ली। जी तो वो भी चाहते थे कि एक इजराइल यहूदियों का मुल्क बन जाए, और वो थोड़ा भावनात्मक दबाव में आ गए और इसलिए उन्होंने वहां फिलिस्तीन में इसको बना दिया। जबकि आपको याद होगा कि गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने कहा था कि भाई फिलिस्तीन तो उसी तरह से फिलिस्तीनियों का है जिस तरह से इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यानी कि जो वहां पे आप जो जबरदस्ती एक मुल्क बना रहे हैं जाके, वो गलत है। तो खैर। संयुक्त राष्ट्र में भी जब एक कमेटी बनी थी, मेरे ख्याल से 11 सदस्यीय कमेटी थी वो, जिसमें पंडित नेहरू ने विरोध किया था इसका, जी जी जिसको ये तय करना था कि वहां पे बनना है कि नहीं बनना है। तो जी जी। भारत ने इजराइल बनने के खिलाफ हम्म। अपनी राय दर्ज कराई थी संयुक्त राष्ट्र में। नहीं नहीं, बिल्कुल। भारत की ये हमारी औपचारिक नीति रही है नरसिम्हा राव की सरकार के पहले तक। जी और मुझे एक बार जाने का मौका मिला है गजा 2011 में,
जी सीरिया की राजधानी दमिश्क में जी हम लोगों को उन शरणार्थी शिविरों में जाने का मौका मिला जिसमें 1948 में जो 7 लाख फिलिस्तीनी वहां से भगाए गए थे, जी वो अभी भी वो या उनके परिवार के लोग रह रहे हैं। तो सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में आपको अभी भी शरणार्थी शिविर मिल जाएंगे। और एक शरणार्थी शिविर तो वेस्ट बैंक के अंदर चल रहा है, मतलब फिलिस्तीन के अंदर भी चल रहा है, जी जो जिनको आप इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहते हैं, आईडीपी। तो वहां पे नेहरू की काफी तारीफ की लोगों ने, क्योंकि नेहरू इन इन शरणार्थी शिविरों का दौरा उन्होंने किया था, और नेहरू ने भी गांधी की तरह फिलिस्तीन के पक्ष में ही भूमिका ली थी। और खालिद मिशाल जो हमास के उस समय सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने तो अपने वक्तव्य में, उनसे हम 60-70 लोग थे अलग अलग मुल्कों के, हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने गांधी की काफी तारीफ की। और जब हम में से किसी ने पूछा कि भाई आपका गांधी से क्या लेना देना हो सकता है, क्योंकि आप तो हथियार वाला संघर्ष करते हैं। आप तो एक आतंकवादी संगठन के नेता हैं, हम्म, तो उसने कहा कि नहीं, गांधी से हमने ये सीखा है कि अगर किसी बहुत बड़े ताकतवर शक्ति से आपको लड़ना है और आप बहुत कमजोर हैं, तो आप पूरे मनोबल के साथ आप कैसे लड़ें। और ये ताकत हमें गांधी से मिलती है, क्योंकि इजराइल तो बहुत शक्तिशाली है। और गजा में हमने जाके देखा कि गजा की तो पूरी अर्थव्यवस्था इजराइल ने ध्वस्त कर दी थी उसी समय। जी और गजा में सारा सामान, रफा के नीचे जो टनल है, मतलब अभी तो आप रफा के माध्यम से जो जो भी लोग आ जा रहे हैं, जो राहत सामग्री जा रही है, उसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन रफा के नीचे बड़ी बड़ी टनल है जिनके माध्यम से ट्रकों से सामान, निर्माण का, खाने पीने का, मतलब जो कुछ भी गजा में जाता है वो इन इन सुरंगों के माध्यम से जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो जो हथियार भी लाने पड़ते हैं वो हम तस्करी करके लाते हैं सुरंगों के माध्यम से। तो हम तो एकदम ऐसी स्थिति में लड़ रहे हैं कि जहां हमारे पास कुछ है ही नहीं। और हमें तो इसलिए लड़ना पड़ता है कि अगर हम इतना भी प्रतिरोध ना करें तो इजराइल तो हमें खत्म कर देगा। और देखिए, लगभग वो स्थिति आ गई। आज मैं एक बयान पढ़ रहा मैंने, था। अगर आप पैटर्न देखेंगे ना पूरा का पूरा, तो ये है कि वो एक उकसावे की कार्रवाई करते हैं। एक मस्जिद में जी, जाके इजराइल के कुछ सैनिक जो है वो गोलियां बिल्कुल। चला देंगे, जी जी। कुछ लोगों को मार देंगे, एक दो लोगों को। उसके बाद में लोग सड़कों पे आएंगे, पत्थर फेंकने लगेंगे, हाँ। गोलियां चलाने लगेंगे, रॉकेट छोड़ने लगेंगे। उसके बाद इजराइल की सेना घुसेगी और एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेगी। जी जी। और नहीं, इस ये बार गजा का जब ये पूरा मामला हुआ, तब भी मैंने कहा कि अब इसके बाद यही होगा कि ये गजा पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और ऊपर वाले आधे हिस्से पे कर लिया है। नेतान्याहू कह रहे हैं वहां से तो लौटेंगे नहीं। नहीं नहीं, आज बयान आया है गजा से, जिसमें कहा जा रहा है कि हम तो सब, अब जो भी लोग बचे हैं वो बारी बारी मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मिस्र उनको अपने अंदर आने नहीं देगा। मिस्र का रवैया कोई बहुत सहानुभूति वाला नहीं है फिलिस्तीनियों के प्रति। मिस्र तो पहला देश है जिसने इसराइल को मान्यता दी, जी जी जी। और उनको डर ये लगता है कि उनका जो सिनाई है उस जी पर कब्जा कर लिया था एक बार इसराइल ने, जी जी। और अगर वो थोड़ा और बढ़ गया तो हाँ। उनका स्वेज कैनाल उनके हाथ से जाती रहेगी। वो तो बेचारे घबराए रहते हैं हर वक्त। नहीं नहीं, सही तो बात। मिस्र इसलिए भी थोड़ा सा बचता है। जी जी जी। तो मेरा जो आपने सवाल पूछा था उसका उत्तर ये है कि मेरा मानना है, और जो मैंने कदम उठाया है वो इसलिए कि देखिए, इजराइल को तो हम लोग नहीं समझा सकते। जी वो तो वैचारिक रूप से, मतलब वो आरोप लगाते हैं फिलिस्तीनियों पे कि फिलिस्तीन जो है वो इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, और नदी से लेकर समुद्र तक वो चाहता है फिलिस्तीन रहे। लेकिन असल में इजराइल फिलिस्तीन को नहीं स्वीकार करना चाहता, और वो फिलिस्तीन को खत्म कर देना चाहता है। तो इजराइल को तो समझाना बड़ा मुश्किल है। जी लेकिन अमेरिका, और इसीलिए मैंने वो उदाहरण दिया मानवाधिकार वाला, कि अमेरिका में फिर भी जैसे अभी भी इस युद्ध के दौरान भी वहां जो प्रगतिशील यहूदी हैं, उन्होंने, जब आप बता रहे थे कि कितने सारे यहूदी इस युद्ध के खिलाफ हैं, तो अमेरिका के अंदर तो प्रगतिशील यहूदियों ने इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया है जो इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। जी तो अमेरिका में कम से कम ये गुंजाइश है कि अमेरिका अगर को मजबूर किया जाए
अमेरिका भी ऐसे नहीं मानने वाला है। उसको अगर दुनिया भर के लोग और खास करके अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग अगर मजबूर करें कि भाई वो इजराइल का साथ देना छोड़े और इजराइल को वार्ता की टेबल पे बुलाए। फिलिस्तीनी तो बेचारे वार्ता के लिए तैयार ही हैं। उनका तो उनके साथ तो अन्याय ये हुआ है कि जब जब उन्होंने वार्ता की है इजराइल के साथ, तो इजराइल ने बातचीत में जो शर्तें मान लेता है उसको बाद में वो लागू नहीं करता है। अपने जैसे एक महत्वपूर्ण शर्त ये होती है कि जिन 7 लाख यहूदियों को जबरदस्ती फिलिस्तीन की जमीन पे बसाया गया है वहां से वापस बुलाया जाए। लेकिन इजराइल हमेशा और ज्यादा कब्जा करता गया है। उसने कभी भी सिवाय एक एक मौके को छोड़ के 2005 में उसने अपने लोगों को कभी भी वापस नहीं बुलाया। तो जो भी शर्त हो वो दोनों देश माने। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जो काम होना चाहिए कि फिलिस्तीन नाम का मुल्क, स्वतंत्र मुल्क अस्तित्व में आना चाहिए जो संप्रभु हो। और आज तक फिलिस्तीन को 1947 के प्रस्ताव में तो बता दिया गया कि 2 मुल्क बनेंगे, लेकिन आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को पूरे मुल्क का दर्जा नहीं दिया है। आज भी वो एक पर्यवेक्षक है जो 2012 में बनाया गया। तो फिलिस्तीन को एक पूरे मुल्क का दर्जा दीजिए, उसको एक संप्रभु मुल्क मानिए और इजराइल के साथ एक समझौता वार्ता करा के ये सुनिश्चित कीजिए कि दोनों देशों के बीच में युद्ध ना हो। तो हम लोग तो एक ऐसे ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं। अभी हमारी सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन बंबई में हुआ है, जी जिसमें हमने प्रस्ताव पारित किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक बनाया जाए, वीटो अधिकार खत्म किए जाए और दुनिया की एक सरकार बने जो जी सुनिश्चित करे। ये कल्पना राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक 22वीं सदी में भी की है कि 22वीं सदी तक दुनिया की एक सरकार बन जाएगी। और जिसका मुख्यालय उन्होंने ब्राजील में कल्पना की है और अलग अलग मुल्कों से अलग अलग मंत्री हैं उस सरकार की। लेकिन वो एक ऐसी दुनिया बन गई है जिसमें यूरोपीय संघ की तरह देशों की सीमाओं पे सेना नहीं है, जहां पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए। दुनिया में कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी जाके बस सकता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि दुनिया उस तरफ बढ़े जिसमें कि दुनिया की एक सरकार हो और जितने भी जमीन के झगड़े हैं, चाहे वो भारत चीन का ही झगड़ा हो। अब देखिए, भारत चीन के मामले में अगर हमने मजबूती से तिब्बत की आजादी का समर्थन किया होता और तिब्बत आजाद हो गया होता तो भारत की चीन समस्या हल हो जाती, क्योंकि भारत की बीच में एक आपके पास में तिब्बत होता। पूरी जो उत्तरी सीमा है, छोटा सा हिस्सा छोड़ के वो तिब्बत के साथ है और तिब्बत के साथ हमारे ऐतिहासिक रूप से बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जी तो इस तरह के समाधान खोजने की जरूरत है जो जमीन के विवाद हैं, ताकि ये समस्याएं सुलझें और पूरी दुनिया शांतिपूर्वक रह सके सह अस्तित्व के साथ। लेकिन इससे बहुत सारे लोग जो है वो जो आज दुनिया के फैसले होते हैं, दुनिया की सरकारें तय करते हैं, दुनिया के निर्णय तय करते हैं, किसकी सरकार कहाँ बने, किसको उखाड़ देना है, किसको हटा देना है, जो हथियार लॉबी है जी 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 जिसने आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक बना दिया, जी जी वो लोग तो कभी बर्दाश्त नहीं करें। जिस दिन सरहदें खत्म हो जाएंगी, हथियारों की जरूरत खत्म हो जाएगी। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस पूरे निहित स्वार्थ के खिलाफ जाती हैं। जैसे यूरोपीय संघ बना, जी जबकि 100 साल पहले यही मुल्क आपस में इतने भीषण युद्ध लड़ते थे और उन युद्धों को विश्व युद्ध बता देते थे, जी आपस में लड़ाइयों को। जी तो आज वो यूरोप शांतिपूर्वक रह रहा है। जी तो इसी तरह से मुझे लगता है कि वो दिन जरूर आएगा जब दुनिया में समझदार नेता इस तरह के फैसले लेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ की दुश्मनी के दौरान आप याद कीजिए कि किस तरह से रोनाल्ड रीगन और मेरे ख्याल से उधर से ब्रेजनेव थे जी, और दोनों ने ये तय किया कि जो 60,000 परमाणु बम दोनों देशों के पास थे, 30,000 के करीब दोनों के पास थे, उनकी संख्या घटा के वो करीब 6,000 तक ले आए। तो ये बात सही होते हुए भी कि हथियारों की एक लॉबी है
और एक निहित स्वार्थ है इन देशों का दुनिया पे अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। इसीलिए शायद उन्होंने अपने परमाणु बम पूरे नहीं खत्म किए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में खत्म किए। और यूक्रेन तो बेचारा एक ऐसा मुल्क है जिसने एक समय में अपने सारे हथियार रूस को सौंप दिए, उसको सौंप और दिया। आज वही रूस उसके ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि 4 बड़े क्षेत्र, पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका, पूरा का पूरा अफ्रीका, अ, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के जी। करीब 125 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा हस्ताक्षर करके, और ये वो संधियां नहीं है जो जो अमेरिका देशों की बाह मरोड़ के करवा लेता है, स्वेच्छा से 125 देशों ने ये कहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और न किसी दूसरे मुल्क को अपनी भूमि पे परमाणु बम रखने देंगे। तो ये तो युद्ध एक पागलपन है। ये जितनी जल्दी लोगों को हम भी शायद परमाणु हथियारों की होड़ में नहीं होते अगर अमेरिका पाकिस्तान को उकसावा नहीं दे रहा होता शायद। जी जी जी। और वो नहीं बहुत नहीं, बड़ी वजह थी। और कभी कभी शक भी होता है कि शायद जैसे कि अटल जी ने यहाँ पर जब परमाणु परीक्षण किया 10 दिन के अंदर पाकिस्तान ने कर दिया, तो जी जी पाकिस्तान की पूरी तैयारी थी, शायद वो भारत की तरफ से इंतजार कर रहा था कि ये हमें सपोर्ट करें। तो जी जी। समझ नहीं आता क्योंकि अटल जी को क्या पता था कि पाकिस्तान जो भी है, खैर ये अलग बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन नहीं नहीं, इस ये आपकी बात सही है। दोनों देशों को पूरी जानकारी थी कि वो बना चुके हैं। जी और आपकी ये बात सही है, भारत सैद्धांतिक रूप से परमाणु बम के खिलाफ था। जी जब चीन अपना परमाणु परीक्षण करने वाला था 1964 में, तो अमेरिका ने भारत को यह प्रस्ताव रखा था भारत के सामने कि भाई आप हमारा परमाणु बम ले लीजिए जी और उसका परीक्षण कर लीजिए और हम दुनिया को बता देंगे कि ये आपका बम है। जी लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, आप इसको अपने पास ही रखिए, धन्यवाद। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि एक कम्युनिस्ट देश जो है वो परमाणु बम बनाए, और तीसरे मुल्क, तीसरी दुनिया का देश, जी जी मतलब उस समय चीन विकासशील देश था। जी तो राजीव गांधी ने अंतिम प्रयास किया जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में ये भाषण दिया, और ये किसी भी देश के प्रमुख द्वारा दिया गया अकेला भाषण था इस तरह का, जिसमें राजीव गांधी ने 5 सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि आप अपनी तारीख बता दीजिए कि आप अपने परमाणु बम कब खत्म करेंगे, और भारत सीटीबीटी, एनपीटी, आप जो भी संधि कहिए, भारत उस पर हस्ताक्षर कर देगा। क्योंकि बहुत भारत बड़ा के ऊपर दबाव बन रहा था कि वो परमाणु बम न बनाने की संधि पे हस्ताक्षर करे। लेकिन जब राजीव गांधी ने ये देखा कि ये 5 मुल्क, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन और फ्रांस, फ्रांस जी ये अपने बम नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद ये फैसला राजीव गांधी सरकार का था कि भारत परमाणु बम बनाए। वो जी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता में आने के मतलब बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये भी कही जाती हैं कि जो इंटरनेशनल इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं उन्होंने उन्हीं के कारण इंदिरा गांधी की जान गई है। इंदिरा गांधी को शायद उन्होंने ही मरवाया। जी जी शीलवत रियाजी एक स्वतंत्रता सेनानी हुए बिहार के, और डाक टिकट वगैरह भी उनके ऊपर निकला। उन्होंने एक किताब लिखी थी तीसरी दुनिया में अमेरिका का प्रभाव वगैरह, उसका एक हिंदी अनुवाद था जिसका टाइटल था कि इंदिरा गांधी की हत्या में CIA का हाथ। जी जी जी। और हमने देखा कि हम नहीं मानते इस बात को, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान लेते, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हटे हैं, भारत की नीतियों की दिशा बदल गई। जी जी। हम सीधे जाके वो पूंजीवादी देश बन गए। आपकी ये बात, इस बात से मैं सहमत हूं कि राजीव गांधी के बाद से जी भारत, और खास करके नरसिम्हा राव के समय से, जब से ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां लागू हुई हैं, जी हम अमेरिका के नजदीक गए हैं। और मुझे एक मौका मिला था, क्योंकि मेरी ननिहाल बलिया में है, जी चंद्रशेखर जी के साथ थोड़ी नज़दीकी हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जयप्रकाश नारायण के गांव में एक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनना है। जी और मेरे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड को देखते हुए उन्होंने कहा था कि भाई आप इसमें कुछ हाथ लगाइए। जी तो एक बार जयप्रकाश जी के घर में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जब वो प्रधानमंत्री थे, जी
तो और मनमोहन सिंह उस समय वित्त सचिव थे। जी वित्त मंत्री तो वो नरसिम्हा राव की सरकार में बने आके। जी जी तो उन्होंने बताया कि मुझे ये पता लगा कि विश्व बैंक से कोई दस्तावेज आया है। जी और मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि भाई मैं उसे देखना चाहता हूँ। जी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा ये सुन के कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको वो दस्तावेज पूरा का पूरा नहीं मिला। अ, प्रधानमंत्री को। जी, उन्होंने बताया कि कभी उसका एक चैप्टर कॉपी करके आता, फिर दूसरा चैप्टर कॉपी करके आता, फिर तीसरा आता, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला। और उस डॉक्यूमेंट में कुल मिला के भारत में ये नीतियां कैसे लागू की जाए, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की, ये बातें लिखी थी। तो मैंने चंद्रशेखर जी से कहा कि भाई आप तो प्रधानमंत्री थे, जी तो आपको तो ये बात उसी समय सार्वजनिक करनी चाहिए थी। जी तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए ये बदनामी की भी बात थी कि प्रधानमंत्री होते हुए वित्त सचिव मेरी बात नहीं मान रहा था और मुझे पूरा दस्तावेज वो नहीं दे रहा था। अब वो सीधे उसमें मनमोहन सिंह शामिल थे या बीच के नौकरशाह शामिल थे, ये नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है। और ये बात आपकी सही है कि ये राजीव गांधी के बाद ही ये होना शुरू हुआ है जी कि भारत की नीतियां बदली हैं और भारत की जो भारत की जो एक हैसियत थी, जी एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में, जिसमें इंदिरा गांधी ने अमेरिका का दबाव भी नहीं माना। जी और जिस वजह से शायद आपने जो इशारा किया है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, हालांकि उसका तात्कालिक कारण तो वही था जो उस समय सबको नजर आया, गोल्डन टेम्पल में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। लेकिन ये बात तो तय है कि अमेरिका बिल्कुल ऐसे नेताओं को तीन पसंद नहीं जी करता। 3-4 महीने पहले, हाँ, इंदिरा हाँ। गांधी की हत्या के 3-4 महीने पहले, जी, जी। कनाडा के एक टीवी चैनल का इंटरव्यू है। हाँ। वीडियो अभी भी उपलब्ध है यूट्यूब पे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें इंदिरा गांधी से वो पूरी बातचीत कर रहे हैं। उसमें एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये इसी समस्या पे, आतंकवाद की समस्या पे, हुँ, कि कुछ लोग, वो एंकर कहती है कि कुछ लोग भारत की तरक्की से जलते हैं हुँ, और वो इसीलिए भारत में अस्थिरता फैला रहे हैं। तो हुँ, इंदिरा गांधी ने उसको करेक्ट किया कि ऐसा नहीं है कि लोग भारत की तरक्की से जलते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत को अपने तरीके से, अपने हुँ। रास्ते पे चलाना चाहती हैं। जी, जी, जी। और जब भारत उनका विरोध करता है तो वो हुँ, परेशान हो जाती हैं। तो उन्होंने एक सीधा जी। संकेत दिया था कि इस पूरे भारत में कुछ हुँ, अपनी नीतियां, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, स्वाभाविक तौर पे अमेरिका, क्योंकि इस वक्त हुँ, सोवियत संघ कमज़ोर पड़ चुका था, हुँ, तो हुँ। अमेरिका अपने निसारों पे नचाना चाहता है और वो नहीं चलना चाहती हैं, इसलिए आतंकवाद, दूसरी चीज़ें हो रही हैं। और जी। उसी आतंकवाद, उसी सिख आतंकवाद के कारण उनकी हत्या हुई। हुँ, और आज आज भी वही आतंकवाद उसी कनाडा, उसी जी। अमेरिका में फैल रहा है। वहीं की वही सारी बातें अभी पन्नू वन्नू वाली आप जानते ही हैं। जी, जी, जी। और पूरा सब कुछ व्यापार पे आधारित हो गया और अब तो क्रॉनी कैपिटलिज्म पे पहुंच गए। बहरहाल, लेकिन आपकी जो आपका बयान था, मैं उसके साथ ख़त्म करना चाहता था शो, आगे बढ़ के, कि ये दुनिया उतनी खूबसूरत बने जिसमें सरहदें ना जी। हों, कोई भी जी, इंसान कहीं भी जा सके, कहीं भी रह सके, ये जी, जी। दुनिया सबकी हो। वो एक फिल्मी गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, जी। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई शरद ना उसे रोके। ऐसे हाँ, इंसानों के लिए भी कोई शरत नहीं होनी चाहिए, हथियार नहीं होना चाहिए। जितना पैसा दुनिया में हथियारों पे खर्च किया जा रहा है, उससे जी। पूरी मानवता जो है वो खिलखिला सकती है, खिल सकती है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अगर आप सही अर्थों में वैश्वीकरण चाहते हैं, उदारीकरण चाहते हैं, तो भाई वैश्वीकरण और उदारीकरण सिर्फ पूंजी और टेक्नोलॉजी का ही नहीं होना चाहिए, इंसानों का भी तो वैश्वीकरण होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक आपको बात है। सारी सीमाएं खोल देनी चाहिए। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करो, एक बेहतरीन इंटरव्यू रहा। और हम आपके साथ में एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। आपने जो मुद्दे उठाए हैं पुरस्कार वापस करके, वो मुद्दे धन्यवाद। वाकई ऐसे हैं जिन पे काम होना चाहिए। और आपने जो कोशिश की है वो कामयाब हो और एक शांतिपूर्ण और खुशहाल दुनिया बने जिसमें आम आदमी प्राथमिकता में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद गिरिजेश भाई। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।